कम हो गए। मतलब ये चेंज यदि ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ, चेंज यदि कम हुआ तो रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ? तो वेलोसिटी यदि प्लस में आया ये चेंज, अभी कैमरा घुमा के पीटेंगे तुम, हम बता दे रहे हैं। हाँ, फिर पूरे यूट्यूब में नजर आओगे पिटते हुए तुम। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, सुने हो नहीं सुने हो? श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था? एक उंगली पर। इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो कि उनको पता था कि इस गोवर्धन पर्वत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, सीजी। हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं चैनल जिद, जहां पर जिद है कुछ बेहतर करने की। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स या साइंस का एक टॉपिक, ग्रेविटेशन, जो कि लाइन अप हो रहा है हमारे कुछ पुराने वीडियोस के साथ, जिनको आप जाके देख सकते हैं। आज हम इसके एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में जानेंगे, कुछ लॉस के बारे में जानेंगे जो हमारे महानतम साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने दिए हैं, न्यूटन, कैवेंडिश वगैरह ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। देखते रहिए हमारे वीडियो को लास्ट तक, ताकि आपको कुछ बेहतर मिल सके। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन आपके पास क्या रहेगा? फोर्स रहेगा। कैसा फोर्स रहेगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को किससे बताओगे? Fg। किससे बताना है? Fg। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो एक फोर्स है जो कि बॉडीज के बीच लगेगा। किसके बीच लगेगा? बॉडीज। इट इज नॉट ओनली अबाउट द अर्थ, इट इज नॉट ओनली अबाउट अ प्लैनेट, इट इज अबाउट द डिफरेंट बॉडीज। कैन बी 2 ह्यूमन बॉडीज, ये 2 डेस्क भी हो सकती हैं, ये 2 स्टोन्स भी हो सकते हैं। ये सभी किसको डिफाइन करते हैं? तुम्हारा ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने इस पे बहुत काम किया और उन्होंने एक लॉ दिया, जिस लॉ को तुम क्या बोलते हो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते हो? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये होता क्या है कि कोई भी 2 बॉडीज, फॉर सपोज आपके पास ये 2 बॉडीज हैं, ये एक दूसरे पर क्या करेंगी? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगी। दोनों बॉडीज का मास सेम भी हो सकता है, दोनों बॉडीज का मास अलग अलग भी हो सकता है। एक बड़ी बॉडी हो सकती है और एक छोटी बॉडी हो सकती है। समझ रहे हो बात को? इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, मास क्या है, फर्क इससे पड़ेगा कि आपको करना क्या है। तो आपने जब भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करना है तो आपको दोनों बॉडीज के मास उठाने हैं। क्या उठाने हैं? मान लो ये तुम्हारे पास 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी है, एक बॉडी यहां पर है। इस बॉडी का मास है m1 और इसका मास क्या है? इस बॉडी को A बोल दो और इसको क्या बोल दो? B। समझ रहे हो बात को? अब A और B का के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो कौन सा होगा तुम्हारा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने बताया कि ये जो फोर्स रहेगा ये दोनों बॉडीज के मास के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा। क्या रहेगा? प्रोपोर्शनल। मतलब आपने दोनों बॉडीज का क्या लेना है? मास लेना है और उनको क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। मतलब m1 मल्टीप्लाई m2, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये, रिलेशन होता है ये प्रोपोर्शनल। मतलब ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये कम हो गया तो ये भी कम हो जाएगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन। इसको तुम क्या बोलते हो? डायरेक्ट रिलेशन बोलते हो। अच्छा, न्यूटन ने एक और चीज बताई कि इसको एक इक्वेशन दे दो आप 1। अभी एक सेकेंड फॉर्म बोला न्यूटन ने कि जो Fg है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक और चीज पे डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। कहां से कहां? सेंटर टू सेंटर। ठीक है। तो पर कैसे डिपेंड करता है? 1/r²। 1/r²। मतलब कि क्या हो गया तुम्हारे पास? यदि इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि इनके बीच की दूरी कम हो गई तो लगने वाला फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है ना, अपोजिट प्रोपोर्शन है। ये बढ़ा तो ये कम होगा, ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत हो बताओ? देखो, जरूरी नहीं हर बार सेंटर से लिया जाए, है ना। आप इस चीज को समझना, किसी भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। क्या होता है? जैसे सर्कल का एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये सर्कल बैलेंस होगा। क्या होगा? इस चौक का एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर ये चौक क्या हो जाएगी? बैलेंस। इवन एक छोटी सी नोक पर, छोटी सी कील पर बैलेंस हो सकती है।
तो हर एक बॉडी का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर उसका टोटल मास को अज्यूम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मतलब इस बॉडी का एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर इस बॉडी का वेट बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितनी भी बड़ी बॉडी हो। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, सुने हो नहीं सुने हो? श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठाया था? एक उंगली पर। मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट थे वो कि उनको पता था कि इस गोवर्धन पर्वत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है। सीजी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे फॉर सपोज तुम एक स्क्वायर ले लो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके डायगोनल के कटिंग पॉइंट पे होगा। स्क्वायर की चारों साइड कैसी होती हैं? बराबर। इनका डायगोनल ले लो, ये जहां कट करेंगे उस जगह पर ये बैलेंस होगा, तो इसको तुम बोलोगे क्या? सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हर एक स्ट्रक्चर का, हर एक 3D बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तुम्हारी और हमारी बॉडी का भी है कि हम एक पिन पॉइंट पे बैलेंस हो सकते हैं। और ये तुमने बहुत बार किया होगा। तुमने स्केल लिया होगा और उस पर पेंसिल को क्या किया होगा? बैलेंस किया है, नहीं किया है? आप स्केल लो और अपने पेन को बैलेंस करने की कोशिश करो, है ना? बताओ स्केल दो। तो ये तो ऐसा गेम बहुत बार खेला ही होगा ना तुम लोगों ने कि बैलेंसिंग पॉइंट निकालना। स्केल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डज नॉट डिपेंड। जैसे ये स्केल है, आप इस पेंसिल को जैसे यहां से रखते हो तो ये इस तरफ गिर जाएगी, क्योंकि इस तरफ इसका वेट क्या हो गया? ज्यादा। इस तरफ रखोगे तो इस तरफ, कहीं ना कहीं पर ये क्या होगी? इसमें एक बैलेंस होगी, है ना? अब वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना पता करना, पर तुम 3-4 घंटे लगे रहो तो हो सकता है तुमको इसका वो पॉइंट मिल जाए और फिर गुमे ना, और वहां पर ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल इस पे बैलेंस हो जाएगी। उल्टा भी कर सकते हो, इस पे इसको बैलेंस कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो यहां तो ये हो ही जाएगा। हाँ, ये देखो ये हो गया। तो ये पॉइंट पर कहीं इस स्केल का क्या है? सीजी है। तुम कितनी भी, कैसी भी बॉडी हो, उसको तुम बैलेंस करा सकते हो उसके सीजी पर। तो बात यही उठ रही है कि सेंटर टू सेंटर क्यों लेंगे? क्योंकि उस सेंटर पे इसका क्या पाया जाएगा? बैलेंसिंग पॉइंट। तो कहीं कोई गलती ना हो, कोई एरर ना हो इस डिस्टेंस को नापने में। तो इसलिए एक पैरामीटर ले लिया कि आप सीजी टू सीजी डिस्टेंस मेजर करोगे। कहां से कहां? सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे ट्राइंगल है, कोई बताएगा ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां निकलता है? हाँ, मतलब इस साइड का हाफ ले लो, इस साइड का हाफ ले लो, और इस साइड का भी क्या ले लो, और इनको अपोजिट कॉर्नर से क्या करो? ज्वाइन कर दो। तो जहां भी ये मीट करेंगे, जहां कहीं पर भी, उस जगह पर तुम्हारा क्या आ जाएगा? और ये बिल्कुल बीच में नहीं आता है, तुम करके देख लेना। एक ट्राइंगल बना लो इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल? तुम देखोगे थोड़ा सा नीचे आता है। कहां पर आता है? नीचे की तरफ, सेंटर पे कभी नहीं आएगा, है ना? तो ये तो मैथमेटिकल बात मैं बता रहा हूं। अपन जो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 2 पैरामीटर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। पहला होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस, और दूसरा क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। हाँ, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, ये लगा है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर जब इन दोनों इक्वेशंस को तुम कंबाइन कर दोगे तो तुम्हारे पास एक कॉमन कंपाइल्ड इक्वेशन बनेगी, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज प्रोपोर्शनल टू m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर। हाँ है ना? क्लियर है? तो ये कंपाइल हो गए, इन दोनों को मिला दिया तो। पर ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन कहीं भी आप सॉल्व नहीं कर सकते मैथमेटिकली। कहीं किया हो तो बताओ। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको पहले क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा इसको। तो तुम क्या करोगे? इक्वल टू लगाओगे। क्या लगाओगे? और यहां पर तो वही लिखोगे जो इस तरफ है, एफ जी। यहां पर जब इक्वल टू हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको तुम बोलोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको कैपिटल जी से बताना है। किससे बताना है? ये हो जाएगा m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाय क्या?
आर स्क्वायर। क्लियर है चीज? ये चीज यहां पर होगी। अब ये कैपिटल जी जो है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? तो इसको अपन ने बोलना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है कैपिटल जी का। इसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना है आप बुक में देख सकते हो, 6.7 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। 6.7 मल्टीप्लाई, उसमें 6.63 दिया होगा या 6.7 दिया होगा, अपन राउंड ऑफ करके 6.7 लिख सकते हैं। क्लास चल रही थी 2:30 बजे, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। उसमें देखना हो रही है रिकॉर्डिंग, बंद तो नहीं हो गई है, कंटिन्यू है। 10⁻⁻11 और यूनिट क्या आएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अभी यूनिट कैसे आती है? यहीं से आती है। तुमने यदि यहां जी का फॉर्मूला निकालना है, इफ यू वांट टू गेट द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहां पर आपने बाकी पैरामीटर्स को दूसरी तरफ ले जाना है। तो तुम इस आर स्क्वायर को कहां पर लेकर आओगे? एफ जी के साथ। और m1 m2 को कंपाइल्ड फॉर्म में कहां लेकर आओगे? एफ जी के नीचे। तो फॉर्मूला तुम्हारे पास जी का क्या बनेगा? g इज इक्वल टू एफ जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। हाँ या ना? बताओ जल्दी। अब F का यूनिट फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R का यूनिट, R है डिस्टेंस। डिस्टेंस या तो मीटर में होगी, सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, डेसीमीटर में हो सकती है, माइक्रोमीटर में हो सकती है, नैनोमीटर में हो सकती है। समझ रहे हो बात को? तो डिस्टेंस फुट में भी हो सकती है, सुना होगा, फुट। इंच में हो सकती है, यार्ड्स में हो सकती है। क्रिकेट की पिच नापते हैं, किस में नापते हैं? यार्ड में। कितने यार्ड की होती है ना? 22 से 24 गज की होती है, यार्ड की होती है ना। अच्छा, तो यहां पर डिस्टेंस को हम मीटर में लेंगे, तो आर की यूनिट स्क्वायर में आएगी, तो क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगी? मीटर स्क्वायर। इसके बाद m1 मास है। मास किस में लेते हैं? किलोग्राम में। तो कितने मास है यहां पर? तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यूनिट देखो क्या बन गई तुम्हारे पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? जी का वैल्यू क्लियर होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻ कितना? -11। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन सा कॉन्सेप्ट है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये कौन लगाता है? बॉडीज लगाती हैं ग्रेविटेशन। कौन सी बॉडीज लगाती हैं? जिनमें मास होता है। क्या होता है? और मास जिनमें होता है उन बॉडीज में इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा वो उतना इनर्शिया रखेगी। इनर्शिया मतलब जड़त्व, मतलब उसकी रिजिडिटी। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? रिजिडिटी। कोई बॉडी जितनी रिजिड है मतलब वो उतनी भारी है, उतना मास है, उसमें द्रव्यमान भी उतना है। मास को द्रव्यमान बोलते हैं, वेट को भार बोलते हैं। द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। मास चेंज नहीं हो सकता। तुम धरती पर हो, तुम्हारा मास वही रहेगा जो चंद्रमा पे है, बशर्ते शरीर के साथ कुछ बदलाव ना हो, कि ब्लास्ट हो जाए या फिर एलियन पकड़ लें। नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? 2-4 जादू आ जाए, आगे पीछे घूम ले, है ना? कोई हाथ गायब कर दे, कोई तो ऐसा नहीं है। मास वही रहेगा जब तक कुछ दुर्घटना ना हो, पर वेट बदल जाएगा। अब तुम यदि अर्थ पर हो तो तुम्हारा वेट कुछ और रहेगा, और मून पर चले गए तो वेट
कुछ और है, जुपिटर पे कुछ और है, सन पर कुछ और है, क्योंकि वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पर। किस पे डिपेंड करता है? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई क्या? ग्रेविटी। ये वेट का फॉर्मूला है, इसमें मास आता है। तो मास वाली बॉडीज ही क्या बनाती हैं? वेट। और जिन बॉडीज में वेट होगा, मास होगा, वही किसको फॉलो करेंगे? समझ में आ रहा है तुमको? आ रहे हैं? तो ये कहानी है इसकी, नोट कर लो इसको यदि करना हो तो। देखो जी समझ में आया तुमको? जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटाओगे तुम्हें कांस्टेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? कुछ वैल्यू जो कि फिक्स होती है। ये साइंटिस्ट ने निकाली है। आ रहा, उसी पे आ रहा मैं। और इस जी को क्या बोला गया है? ये कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसका वैल्यू निकाला गया है ऑलरेडी, रिसर्च से साइंटिस्ट ने कैलकुलेशंस की हैं, और इसकी वैल्यू बताइए कि कितनी होती है? 10⁻⁻11। ये फिक्स है। हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने इस जी का वैल्यू क्या किया है? निकाला है कैलकुलेशन से। बहुत से लोगों को ये रहता है न्यूटन ने किया है। न्यूटन ने तो लॉज दिए हैं, इस पे से एक हेनरी कैवेंडिश थे, इन्होंने इस जी पर काम किया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर, और इन्होंने जी का वैल्यू डिराइव करके हमको दिया, जिसका वैल्यू कितना है? 6.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्या निकालना दिया है? ग्रेविटी क्या बनाती है? वेट बनाती है। क्या बनाती है? जब मास में ग्रेविटी का मल्टीप्लाई होता है तो वेट बनता है। तो अपन फ्री फॉल पे बात करें तो ग्रेविटी पर भी बात आ जाएगी। ये हो गया, समझ गए? लिखना है, लिखा हुआ है। चलो अपन बात करते हैं अब फ्री फॉल पे। किस पे बात करते हैं? फ्री फॉल। कि फ्री फॉल क्या है? अच्छा, फॉल का मतलब तो पता है ना? गिरना। फॉल हम यही जानते हैं, फॉल का मतलब क्या है? गिरना। गिरना किसके प्रभाव में? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके प्रभाव में? ग्रेविटेशनल फोर्स। कि जब भी कोई बॉडी को आप हाइट से ड्रॉप करोगे तो वो बॉडी कहाँ गिरती है नेचुरली? जमीन पर। हमारी अर्थ की बात करें, तुरंत गिरती है, एक पर्टिकुलर समय ले लेती है। क्या ले लेती है? वो डिपेंड करेगा कि किस हाइट से गिराई जा रही है। इस बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो फाइनल कितना आएगा, और कितना समय है। चंद्रमा पे, मून पर यदि तुम इस बॉडी को गिराओगे तो ऐसे नहीं गिरेगी, और स्लो होके गिरेगी, बिल्कुल आराम से, कुशनिंग के साथ। ऐसा लगेगा बिल्कुल स्लो मोशन चल रहा है, क्योंकि चंद्रमा पर जो ग्रेविटी है वो कम है। ग्रेविटी को आप किससे बताते हो? जी से। जी फॉर ग्रेविटी। कैपिटल जी अलग है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के लिए कितना है? 9.8 मीटर पर। तुम दिल्ली पहुंच गए, वहां भी यही मिलेगा। अमेरिका में पहुंच गए, न्यूयॉर्क सिटी, एनसी, वो यही मिलना है। कहीं भी तुम जाओ, कुछ जगहों पर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 हो जाता है कई जगह। कितना हो जाता है? वो भी वहां होता है जहां नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं। कौन से पोल आते हैं? सुने हो ना, हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर में एक नॉर्थ रीजन है और एक अटलांटिक रीजन वगैरह जिनको अपन बोलते हैं, जहां बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। वहां पर तुम्हारे पास ग्रेविटी इतनी है 10, क्योंकि वहां पर धरती चपटी है, हल्की सी फ्लैट है, और बाकी में कैसी है? कर्व है हमारे पास। तो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, हल्का सा क्या है, उन एरियाज में थोड़ा सा दबाव पड़ा है, क्योंकि उन एरिया में सबसे ज्यादा जी हो जाता है। कितना? 10। दबाव पड़ते पड़ते वो जगह अपने आप कैसी हो गई है? हल्की सी फ्लैटनेस आ गई है। वहां पर डिस्टेंस सेंटर से कैसी हो गई है? कम हो गई है। ध्यान देना, जैसे ये तुम्हारे पास अर्थ है, एक सर्कुलर फॉर्म में है। यदि मैं बोलूं कि यहां से इस जगह पर थोड़ा सा तुमने ऐसा फ्लैटनेस ले आया, क्या ले आया? ऐसा शेप, तो ये फ्लैटनेस है।
ये रेडियस का सेंटर है, यहाँ एक रेडियस मिलेगी r, और यहाँ भी एक डिस्टेंस मिलेगी। कौन सी वाली बड़ी होगी? r1 ज्यादा होगी कि r2 ज्यादा होगी? ये r1 ज्यादा होगी ना, और ये क्या हो गई? थोड़ी कम। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहाँ ज्यादा लगेगा? जहां डिस्टेंस ज्यादा है कि जहां डिस्टेंस कम है? जहां डिस्टेंस कम है वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। तो इन जगहों पर ग्रेविटी बढ़ जाती है, और इन जगहों पे जाके तुम अपना वेट नापोगे तो तुम्हारा वेट बढ़ा हुआ आएगा, कुछ बढ़ा हुआ ही आएगा, 5 से 7 किलो। अभी तुम पहुंच जाओ फ्लाइट लेकर, 6-7 किलो बढ़ा आ जाएगा। हालांकि एक दिन में नहीं पहुंच सकते तुम वहां, यहां से, है ना। तो ये चीज क्लियर है कि जी होता क्या है? जी होता है ग्रेविटी। क्या होता है जी? ग्रेविटी एक प्रकार का एक्सेलरेशन है। क्या है ये? एक्सेलरेशन किससे बताते थे? ए से। मोशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, मोशन चैप्टर में एक्सेलरेशन को किससे बताते हैं? ए से। और 3 इक्वेशंस भी होती थी। कौन कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस। यहां पे जहां जहां a आ रहा है वो a क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v बाई डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना, ट्राइंगल का क्या होना? तो चेंज हुई वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी एक्सेलरेशन बढ़ेगा। यदि वेलोसिटी बढ़ गई तो बढ़ गया एक्सेलरेशन, यदि वेलोसिटी कम हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया। मतलब ये चेंज यदि ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन हुआ, चेंज यदि कम हुआ तो रिटार्डेशन हुआ। क्या हुआ? तो वेलोसिटी यदि प्लस में आया ये चेंज, अभी कैमरा घुमा के पीटेंगे तुमको, हम बता दे रहे हैं। हाँ, फिर पूरे यूट्यूब में नजर आओगे पिटते हुए तुम। तो ये डेल्टा वी क्या हो गया तुम्हारा? चेंज इन वेलोसिटी। यदि ये बढ़ा हुआ आया तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि ये कम हो गया तो यहां क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहां पर भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? इस केस में तुम इसे क्या बोलोगे? रिटार्डेशन। क्या बोलना है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के केस में स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? और एक्सेलरेशन के केस में स्पीड। अब ये थोड़ा सा मैंने बैकलैश में जाके तुमको पुराना जाके रिवाइज करवाया क्योंकि जी की बात हो रही है। ग्रेविटी भी एक प्रकार का क्या है? ध्यान रखना, इन जिन फॉर्मूलों में जहां जहां ए है वहां वहां तुम क्या रख सकते हो? जबकि फ्री फॉल की कंडीशन। नहीं समझे बात को? हाँ, अपन वापस आ गए वहीं पर। जबकि कंडीशन काय की हो? अभी इस चौक को फेंक के मारा जाए तो जी के लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कैसी होगी? लीनियर। पर यदि इसको ऐसे ऊपर से गिराया जाए तब तुम ए क्या लोगे? जी ले लो ना। ग्रेविटी, कार चल रही है, सीधे जा रही है रोड पर, जी तो लग ही रहा है, उसकी एक वेलोसिटी भी है जो उसके वेट के परपेंडिकुलर जा रही है। वेट कहां लगेगा तुम्हारा? नीचे। और मोशन कैसा हो रहा है? आगे। तो एक फोर्स लगा रहा है इंजन, इंजन क्या कर रहा है? आगे बढ़ा रहा है। और एक इसका वेट लग रहा है धरती के कोर की तरफ, इस कार। समझ रहे हो बात को? अभी यहां पर अपन बात करें, जब वही कार मान लो ऊपर कहीं से गिर गई नीचे, अब क्या इंजन को फोर्स लगाने की जरूरत है? क्या अभी भी तुम इंजन की चाबी घुमाते रहोगे क्लॉक एंटी क्लॉक में? अब तो तुम दरवाजा खोल के कूदोगे, ये मनाओगे कि बच गया तो कितने किलो चढ़ाने वाले हैं। तो वहां पर अब वो कार अपने आप कहां जा रही है? किसके इफेक्ट में? एक एक्सेलरेशन के इफेक्ट में। और उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? तो ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ
but it is not a linear horizontal acceleration, it is a vertical acceleration under the condition of free fall. fall मतलब गिरना, free मतलब भगवान की कृपा से भगवान की कृपा से, भगवान ही मालिक है, गिर रहे हो तुम, उसमें कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो तुमको नहीं बचा सकते हैं, पर ऐसा कोई फोर्स नहीं है जो फ्री फॉल करवाए। फ्री फॉल अपने आप होता है, फ्री फॉल अपने आप होता है। ग्रेविटी के कारण ही दुनिया में बहुत सी फिनोमिना चलते हैं, नेचुरल और इवन आर्टिफिशियल। आप जो खाना खाते हो वो खाना मुंह से डालते हो, गले से नीचे उतरता है, बताओ ना क्यों उतरता है? ग्रेविटी। तुम चले जाओ स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं है, कहीं जा ही नहीं पाएगा, वो यहीं फंस जाएगा। भाई वहां पर तुम खुद ही बताओ ना, देखो स्पेस साइंस की यदि तुम बात करो तो वहां पर एक फिनोमेना होता है जीरो ग्रेविटी का, जहां ग्रेविटी क्या है? जीरो। वहां लोग उड़ते हैं, स्पेस सूट पहने रहेंगे पर उड़ेंगे। और यदि स्पेस सूट नहीं भी मेंटेन किया जाए, मान लो उनकी जो स्पेसशिप है उसके अंदर स्पेस सूट पहनने की जरूरत नहीं है, तुमने देखा भी होगा वीडियोस में। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो रहते हैं ऊपर, वहां पे लोग नॉर्मल बिना स्पेस सूट के अंदर ऐसी कंडीशन बनाई जाती है कि आपको आपके शरीर का प्रेशर बैलेंस रहे, नहीं तो शरीर ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि आपके शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है? मटेरियल, चर्बी है, दिमाग है, आपके पास ब्लड है, ऑर्गन्स हैं, और बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर एयर तक नहीं है, तो अब प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। अब आपके कोई भी चीज हाई प्रेशर से कहां जाती है? लो। अब वो तुम्हारे शरीर के अंदर की पूरी बाहर आएंगे, जितना माल मसाला आज तक बनाए हैं सब बाहर। और स्पेस सूट नहीं पहना तो वो अंतिम ही बार होगा कि जब आपके स्वर्णिम कदम इस दुनिया में या स्पेस सेंटर पे हैं, फिर वो ब्लड पूरा शरीर बाहर, पता भी नहीं चलेगा, इतने जल्दी गायब होगा, इतने जल्दी गायब हो जाएगा। जो कहते ना कि वो एक मूवी आई थी मार्वल की, थैनोस था उसमें, उसने एक चुटकी बजाई थी और चीजें क्या हो गई थी? वैनिश। रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था उसमें, एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है कि वहां पर आप छोटे से फोर्स से बड़ी बड़ी चीजों को क्या कर सकते हो? तबाह कर सकते हो, छोटे से फोर्स से। कभी डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो अभी अपन बात कर रहे थे ऐसे एरिया है स्पेस में जो जीरो ग्रेविटी वाले हैं, वहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहां आप क्या करोगे? फ्लोट करोगे। क्या करोगे? फ्लोट करोगे। और कुछ ऐसे एरिया है जहां पर ग्रेविटी है पर एयर नहीं है, जैसे मून। मून में ग्रेविटी है, एयर नहीं है, तो ग्रेविटी के कारण स्पेस सूट नहीं पहना जाता है, एयर की प्रेशर बैलेंस करने के लिए स्पेस सूट पहने जाते हैं। ग्रेविटी से स्पेस सूट का बहुत ज्यादा लेना देना है ही नहीं। स्पेस सूट इज मेंट टू मेंटेन द एयर प्रेशर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द बॉडी। तो मून में ग्रेविटी है पर एयर नहीं है, तो वहां पे स्पेस सूट सिलेंडर पूरा तामझाम बना के जिंदा रहा जाएगा, पर आप गिरोगे भी, आप गिरोगे, उड़ोगे नहीं, क्योंकि वहां ग्रेविटी की वैल्यू है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अपन ने शायद बोला भी था, क्लास में डिस्कस भी किया था। जैसे अर्थ पे कितनी है? 9.8। ये भी प्रूव होती है, इसको भी अपन प्रूव कराएंगे आने वाली क्लासेस में, है ना। तो ये जो है यहां तक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है। तो अब यदि आप ग्रेविटी की बात करो, कोई तुमसे पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटी, तो पहला जवाब तो ये होना चाहिए कि ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन विच एक्ट्स अंडर फ्री फॉल। जब भी फॉल होगा एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा जो कि उस बॉडी को नीचे लेकर आएगा, उसको तुम क्या बोलोगे? ग्रेविटी। समझ गए बात को? इट इज सिमिलर टू एक्सेलरेशन बट वर्टिकली डाउनवर्ड। किस कारण से लगता है एक्सेलरेशन? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि दो बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। जैसे मैग्नेट भी करते हैं, एक प्रकार का मैग्नेटिज्म ही तो है।
तुम रोज देखते हो इसलिए आश्चर्य नहीं होता है तुमको। देखो यहां से थोड़ा नीचे चला गया, ना कोई नॉर्थ पोल है ना कोई, फिर भी ये चीज खिंच के नीचे गिर जाती है। तो इट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज इनविजिबल फोर्स। ग्रेविटी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन विच इज जनरेटेड बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सप्लेन्ड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फ्री फॉल समझ गए क्या होता है? फ्री फॉल एक कंडीशन है जिसमें बॉडीज ऊपर से कहां गिरती हैं? किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल फोर्स के। सिर्फ और सिर्फ किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल, और कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पर अर्थ पे हमारे साथ और भी दूसरे फोर्स होते हैं, जैसे एयर। नहीं होता एयर कि आप किसी चीज को नीचे गिराओगे तो उसको किसको काट के गिरना पड़ेगा? तो भी एयर रेजिस्टेंस आता है। जितनी ज्यादा हैवी एयर आ जाएगी आप उतना धीरे धीरे गिरोगे। उसका ऐसे एग्जांपल ले लो, आप हवा में नीचे कूदो तो चोट ज्यादा लगेगी, और वहीं आप पानी में कूदो तो चोट, क्योंकि अब पानी में पार्टिकल कहां आ गए? पास पास। एयर की जगह बहुत सारी रेत आ जाए, सैंड आ जाए एटमॉस्फेयर में, फिर आप गिरो, आप और धीरे धीरे गिरोगे। तो बेसिकली जो बात हो रही है फ्री फॉल में, एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि कोई भी और रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो बच्चों आई होप आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी, जो कि थी ग्रेविटेशन के बेसिस पे। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह अच्छे वीडियोस पाने के लिए। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ेड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।